अब इसके बाद वेव इक्वेशन के बारे में हम जैसे कि पढ़ चुके हैं, विच इज़ v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, जहाँ पर आपके पास v क्या होता है, वेव स्पीड, f इज़ फ्रीक्वेंसी एंड द लेमडा इज़ नोन एज द वेव लेंथ। और इनका ऐसा यूनिट्स मीटर पर सेकेंड वेव स्पीड का, हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी का होता है और वेव लेंथ आपके पास होता है मीटर का। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास, अ वेव in a pond has a speed of 0.15 meter per second and a time period of 2 seconds. Calculate the frequency and the wavelength. तो अब जरा देखें, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या क्या है। एक तो आपके पास वेव स्पीड विच मीन्स आपके पास v गिवन है, और यहाँ पर आपके पास टाइम पीरियड गिवन है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 ओवर टाइम पीरियड आपके पास कितना गिवन है, 2, सो द फ्रीक्वेंसी इज 0.5 हर्ट्ज। तो पहला पार्ट तो हमारे पास हो गया। दूसरा पार्ट था कि आपको वेवलेंथ मालूम करनी है। वेवलेंथ इज नोन एज लैम्डा, तो उसके लिए हम वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे विच इज़ v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v आपके पास गिवन है विच इज़ 0.15। फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने फाइंड आउट की है इन पार्ट 1 विच वॉज इक्वल्स टू 0.5। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 0.5 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.5 एंड द आंसर वुड बी इक्वल्स टू 0.3। तो आपकी वेवलेंथ कितनी आ गई, 0.3 मीटर्स। तो अब देखें कितनी सिंपल सी चीज़ें, अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज अच्छी तरीके से पता है तो ना सिर्फ आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बल्कि इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे आपके पास बाज़ औक़ात फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ में दी हुई होती है, तो किलो का मतलब होता है 1000 प्रीफिक्स, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो इन प्रीफिक्सेस को चेंज करना लाजमी है। जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल में यूनिट्स का ख़ास ख्याल रखिएगा कि वो ऐसा यूनिट्स में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको ज़रूर चेंज कीजिएगा। ट्रांसफ़र वेव के बारे में पढ़ चुके हैं और वेव के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वेव आपके पास क्या होती है, रिपीटेड वाइब्रेशंस होती हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताऊंगा कि वेव कभी भी मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। हमारे पास 2 किस्म की वेव हैं, एक होती है ट्रांसफ़र वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफ़र वेव में आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेव और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। ट्रांसफ़र वेव में आपके पास क्रस्ट एंड ट्रफ होता है, जितना साइज़ क्रस्ट का होता है उतना ही साइज़ आपके पास ट्रफ का भी होता है। अच्छा, कुछ ट्रांसफ़र वेव ऐसी भी होती हैं, अब देखिए जो वेव है, वेव को चाहिए एक मीडियम टू ट्रैवल। अब बेशक दोनों ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल को मीडियम तो चाहिए, लेकिन कुछ ट्रांसफ़र वेव जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ऐसी वेव्स होती हैं which do not require any medium। अब मीडियम से मेरा क्या मुराद है कि जैसे कि आपके पास साउंड वेव हैं, साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रैवल व्हेन एयर इज प्रेजेंट। जब आपके पास वैक्यूम होगा तो साउंड वेव ट्रैवल ही नहीं करेंगी, क्योंकि साउंड एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है थ्रू द एयर पार्टिकल्स या एयर मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं स्पेस में जंग लड़ रहा हूँ तो वहाँ पर खून खराबा तो हो रहा होगा, लेकिन आवाज़ किसी की नहीं आ रही होगी, ना बम फटने की आवाज़ आ रही होगी, ना किसी की चीखो पुकार की आवाज़ आ रही होगी। वजह क्या है, क्योंकि वैक्यूम में या स्पेस में आपके पास एयर तो है ही नहीं। जब एयर नहीं है तो आपके पास आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी नहीं होगी, मतलब आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को तो लाजमी मीडियम चाहिए ही चाहिए, ट्रांसफ़र वेव को भी चाहिए, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफ़र वेव जिनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसा कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जांपल्स आ जाती हैं लाइट वेव्स। अब जो सन से जो रोशनी हम तक अर्थ तक पहुंच रही है
वो तो वैक्यूम से ही ट्रैवल होते हुए आ रही है। अगर वैक्यूम से ट्रैवल वो नहीं हो सकती होती तो यहाँ पे रोशनी भी नहीं आती। तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी तरीके से रेडियो वेव्स, इसी तरीके से एक्स रेज, इसी तरीके से माइक्रोवेव्स, ये तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सब की सब ट्रांसफ़र, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफ़र वेव है, तभी इनका नाम हमने अलग से मेंशन कर दिया, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ट्रांसफ़र वेव में आपको पता है कि क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब जहन में आ जानी चाहिए। इसी तरीके से आपके पास दूसरी किस्म की वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कि व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और द डायरेक्शन ऑफ वेव आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट काइंड ऑफ वेव इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो चीज़ें होती हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन। कंप्रेशन जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, रेयरफैक्शन जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब दूर दूर होते हैं। कंप्रेशन में करीब होते हैं, रेयरफैक्शन में दूर दूर होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव को एक दूसरे से डिफरेंट करती है कि आपके पास ट्रांसफ़र वेव में हर जगह पर प्रेशर सेम रहता है। तभी देखें, क्रस्ट का जितना साइज़ है उतना ही ट्रफ का साइज़ है। लेकिन आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो आपके पास रेयरफैक्शन का साइज़ है और जो कंप्रेशन का साइज़ है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रेशर भी डिफरेंट होता है। कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है, तभी आप देखें पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। रेयरफैक्शन में प्रेशर बहुत लो होता है, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब करीब होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव चाहे किस भी किस्म की हो, जैसे कि रोप इज़ एन एग्जांपल ऑफ, स्प्रिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसी तरीके से आपके पास रबर बैंड हो गया, ये एग्जांपल्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की है। ट्रांसफ़र वेव में आपके पास आ जाती हैं, साउंड वेव भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसफ़र वेव में आपके पास आ जाते हैं वाटर वेव्स आ जाती हैं, लाइट वेव्स आ जाती हैं। इसी तरीके से अर्थक्वेक में भी एक वेव्स पैदा होती हैं जिनको हम एस वेव्स बोलते हैं, वो भी आपके पास ट्रांसफ़र वेव की एक टाइप है। आपके पास गिटार के जो स्ट्रिंग्स हो गए, वो भी आपके पास ट्रांसफ़र वेव की टाइप है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव्स आ गई। पी वेव्स, अब पी वेव्स भी आपके पास सिस्मिक वेव की एक टाइप है। सिस्मिक वेव अर्थक्वेक में पैदा होती हैं, और अर्थक्वेक में दो किस्म की वेव्स होती हैं। एक, दोनों को सिस्मिक वेव ही बोला जाता है, और उन सिस्मिक वेव की दो टाइप्स हैं, एक एस वेव जो कि ट्रांसफ़र होती हैं, और एक पी वेव्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। अब अगर यहाँ पर भी हम इनके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को देखें, तो रेयरफैक्शन आप देखें एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और कंप्रेशन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। रेयरफैक्शन में प्रेशर लो होता है, कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है, जबकि ट्रांसफ़र वेव में थ्रू आउट द वेव प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब अगर हम इनके डिफरेंसेस देख लें, तो ट्रांसफ़र वेव में ट्रफ और क्रस्ट होते हैं, मतलब पीक्स एंड ट्रफ भी बोल सकते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं। ट्रांसफ़र वेव में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ वेव 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में ये दोनों पैरेलल होते हैं। ट्रांसफ़र वेव आपके पास मीडियम भी रिक्वायर करती हैं, और कुछ स्पेशल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम नहीं भी चाहिए होता, दैट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव तो वैक्यूम में ट्रैवल कर ही नहीं सकती। ट्रांसफ़र वेव से वो सिर्फ लिक्विड और सॉलिड्स में होती हैं, या इनमें मूव हो सकती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव आपके पास गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स तीनों में हो सकती हैं। ट्रांसफ़र वेव में कांस्टेंट डेंसिटी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में डेंसिटी चेंज होती है। और ट्रांसफ़र वेव में प्रेशर कांस्टेंट होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। हमने पढ़ा, रेयरफैक्शन में कम होता है, कंप्रेशन में ज़्यादा होता है, और ये दोनों वेव्स मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो आई होप आपको ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके पास वेव्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से एक प्रॉपर्टी आपके पास है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को हम ज़रा गौर से देखते हैं, और इनमें जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं उनको भी ज़रा गौर से समझते हैं।
रिफ्लेक्शन इज कि आपके पास एक वेव आई, दिस इज योर बाउंड्री, वेव बाउंड्री पे आई, टकराई, लेकिन यहां से वेव बाउंस बैक हो गई, मतलब दूसरे मीडियम के अंदर गई ही नहीं, बाउंड्री से टकरा के बाउंस बैक हो गई. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन. That when a wave hit a boundary between two medium and does not passes through the medium, that is basically known as reflection. The wave remains in the same medium as it was. अब यहाँ पर हम दो रेज के बारे में पढ़ेंगे. एक आपके पास जो रे आई थी इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. इसी तरीके से जो रे बाउंस बैक होके गई है इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे. अब इन दोनों रेस का एक एंगल भी होता है और एंगल हम लोग इस तरीके से मेजर नहीं करते. जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बाउंड्री का, वहाँ पर आप एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं. नॉर्मल इज बेसिकली नोन एज द 90 डिग्री लाइन. अब देखें सरफेस और इस लाइन के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का. अब आपके पास एंगल भी दो होंगे. इंसिडेंट रे का एंगल कहलाएगा इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल. अब ये एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, लाजमी याद रखिएगा कि हमेशा चाहे इंसिडेंट एंगल मालूम करना हो या रिफ्लेक्टेड एंगल मालूम करना हो, आपने दोनों एंगल नॉर्मल से रे तक मालूम करते हैं. इस तरीके से नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रे तक का एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इसी तरीके से अगर आप नॉर्मल से ही रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मालूम करें दैट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्टेड एंगल. ये वाला एंगल कुछ भी नहीं है. इसी तरीके से ये एंगल भी आपके पास कुछ भी नहीं है. तो आपके पास एमसीक्यूज़ में इस तरीके से आपको परेशान किया ज़रूर जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आप कहाँ से मेजर करते हैं. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे आपने एक 90 डिग्री की लाइन जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं वो आप ड्रॉ करते हैं और फिर उस नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक का एंगल आपके पास इंसिडेंट एंगल होगा और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे तक का एंगल आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल होगा. रिफ्लेक्शन में जो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है. ये कभी भी चेंज नहीं होते. अगर आपका इंसिडेंट एंगल बिलफर्स 25 डिग्री है तो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी 25 डिग्री ही होगा. P4 के सवालों में आपको वेव फ्रंट्स बनाने के लिए भी आते हैं. तो वेव फ्रंट्स हम किस तरीके से बनाते हैं, जो रे आपने बनाई है फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के 90 डिग्री पे आपने क्या बना दी, एक लाइन बना दी, तो दैट इज़ अ वेव फ्रंट. इसी तरीके से अगर ये इंसिडेंट रे के ये क्या है, आपके पास वेव फ्रंट्स बन गए. और याद रखिएगा जितने भी वेव फ्रंट्स बनाएंगे उन सब के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा, सेम. क्योंकि आपको पता है दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वेव लेंथ होता है. तो वेव फ्रंट्स का जो दरमियान का डिस्टेंस होगा वो हमेशा आपने सेम रखना है. इसी तरीके से अगर मैं वेव फ्रंट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर बनाना चाहूँ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं. रे के बिल्कुल 90 डिग्री एक लाइन बना दें यहाँ पर, इसी तरीके से ये. और याद रहे कि आपके पास इन वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट रिमेन्स सेम एंड दैट इज़ बेसिकली नोन एज द वेवलेंथ. तो रिफ्लेक्शन में आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. रिफ्लेक्शन में आपके पास रे बाउंड्री को हिट तो करती है लेकिन बाउंस बैक हो जाती है, दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं, वहीं से उसी ओरिजिनल मीडियम में बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप किस तरीके से मेजर करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ पे आपने एक नॉर्मल मतलब 90 डिग्री की लाइन बनानी है और वहाँ से आप उस नॉर्मल से किसी भी रे तक, अगर आपके पास इंसिडेंट रे है तो आप इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान का एंगल जो मेजर करेंगे दैट इज़ एन इंसिडेंट एंगल. और जो आपके पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान का एंगल होता है दैट इज़ अ रिफ्लेक्टेड एंगल. एंगल में एंगल बनाते वक्त या एंगल मेजर करते वक्त ये जो मैंने आपको बताए हैं ये गलती मत कीजिएगा. इसी तरीके से आपके पास अगला कॉन्सेप्ट है विच इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन.
रिफ्रैक्शन में एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी रे एक बाउंड्री को हिट तो करती है, दैट्स अ बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। रे आई, टकराई और बाउंस बैक नहीं किया बल्कि दूसरे मीडियम में पास हो गई, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ अ वेव व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब यहाँ पर भी आपके पास दो एंगल्स होंगे, या आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था जहाँ पे वो बाउंड्री से टच किए। यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। अब ज़रा देखें, ये क्योंकि इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक का एंगल आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। इसी तरीके से नॉर्मल से रे तक का एंगल, कौन सी रे तक, रिफ्रैक्टेड रे तक का एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर आपके पास स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकती है। याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में आपके पास फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब अगर आपके पास वेव दूसरे मीडियम में ट्रैवल होने के बाद नॉर्मल से अवे बेंड हुई है, तो उस कंडीशन में आपके पास वेवलेंथ भी बढ़ जाती है और स्पीड भी बढ़ जाती है। अब जरा देखें, अवे और टुवर्ड्स का पता कैसे चलता है। मैं एक और रे यहाँ पे बना रहा हूँ जिसको आप देख के आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वेव अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। या आपके पास इंसिडेंट रे आ गई, या आपके पास नॉर्मल लाइन आ गई, और ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। तो देखें, ये जो वाटर और एयर के दरमियान है, ये मूव टूवर्ड्स आपके पास नॉर्मल हुई है या अवे हुई है। तो डेफिनेटली आप देख लें ये अवे हुई है। और पता कैसे चलेगा, देखें ये और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास छोटा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई है। और जो यहाँ पे दूसरी डायग्राम बनाई हुई है, इसमें आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, तो ये मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है। और जब भी वेव टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है तो यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ भी कम होगी और स्पीड भी कम होगी। अच्छा, वेवलेंथ और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये कैसे पता चला, हम वेव इक्वेशन की मदद से ये रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब देखें, जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने रिलेशनशिप निकालना है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करें कि वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पे हों। जैसे कि यहाँ पर v और लेमडा इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पर है। और फिर जो यूज़लेस चीज़ आपके पास फॉर्मूला में बची है, जिनका आप रिलेशन नहीं निकालना चाह रहे या जो कांस्टेंट है, उनको कैंसिल आउट कर दें, तो आपको पता चल जाएगा स्पीड भी आपके पास न्यूमिनेटर में है, वेवलेंथ भी आपके पास न्यूमिनेटर में है। तो दोनों चीज़ें न्यूमिनेटर में है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो अगर स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी। इसलिए देखें, जब वो मूव अवे हो रहा था तो स्पीड बढ़ रही थी, तो डेफिनेटली वेवलेंथ भी बढ़ गई। अगर मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है तो स्पीड कम हुई, तो आपके पास वेवलेंथ भी कम हो गई। रिफ्रैक्शन एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लें कि द बेंडिंग ऑफ द रे व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता था, वो बाउंस बैक हो जाती थी। रिफ्रैक्शन में आपके पास बाउंस बैक नहीं होती बल्कि अगले मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाती है। तीसरा आपके पास मेन कॉन्सेप्ट जो कि वेव्स के हवाले से है, दैट इज़ नोन एज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या होता है कि डायफ्रैक्शन में आपके पास गैप मौजूद होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो स्लिट्स हैं और उन दो स्लिट्स के दरमियान एक गैप मौजूद है। इस गैप की वजह से जो आपकी वेव है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। अब ज़रा देखें, पहले आपके पास स्ट्रेट वेव फ्रंट्स थे, अब आपके पास क्योंकि गैप छोटा है तो उस गैप छोटे होने की वजह से अब आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स आना शुरू हो गए। और ये जो स्प्रेड हो रही है वेव, इस फिनोमेना को हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं कि व्हेन द वेव passes through a gap it spread out and the phenomena is known as diffraction। अब देखिए, डायफ्रैक्शन में एक चीज़ याद रखिएगा कि when the waves are diffracted the wavelength remain constant
वेवलेंथ चेंज नहीं होती। वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन में चेंज होती है, और रिफ्लेक्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं होता, न स्पीड, न वेवलेंथ, न फ्रीक्वेंसी। रिफ्रैक्शन में आपके पास स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकती हैं, वही बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल या बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखना पड़ेगा। और आपके पास डायफ्रैक्शन में वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब डायफ्रैक्शन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका गैप साइज छोटा है तो स्प्रेड ज़्यादा होगा, और देखिए वेव फ्रंट्स आपके पास सर्कुलर बनेंगे कि आपका गैप साइज अगर वेवलेंथ से छोटा है तो स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी और सर्कुलर वेव फ्रंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका गैप साइज वेवलेंथ से बड़ा हो गया, अब वेवलेंथ कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनी डिस्टेंस, लेकिन अगर आपका गैप साइज बड़ा है तो आपको इतने ज़्यादा सर्कुलर वेव फ्रंट्स नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो बस ज़्यादातर स्ट्रेट ही होंगे। आप ज़रा देखें, प्लेन वेव फ्रंट्स भी इनको बोल सकते हैं। बस एजेस पे आप ज़रा देख सकते हैं थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है, वो एजेस पे बेंड इसलिए हुआ है कि वो वेव वहाँ पर एच की वजह से ही बेंड हुई है। तो डायफ्रैक्शन को सिर्फ एक ही फैक्टर कंट्रोल करता है या इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ द गैप साइज। रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि रिपल टैंक के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं, वेव की डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसी रिपल टैंक के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ गैप एंड डायफ्रैक्शन ड्यू टू एन एज, ये भी पता कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट, ये एपरेटस मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो आपके पास इंसिडेंट रे आई, बाउंड्री पे टकराई। अब कौन सी बाउंड्री पे? ये जो आपके पास एज ऑफ द ट्रे है, यहाँ पे टकरा के आपके पास वाटर वेव रिफ्लेक्ट ही होंगी, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होना चाहिए। वेव फ्रंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको बता दिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ से मेजर करना है, ये भी आपको पता चल गया है। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप ज़रा देखें, रिफ्रैक्शन रिपल टैंक के थ्रू हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं कि हमने एक स्पेस बनाया डीप वाटर, एक बनाया शैलो वाटर। तो याद रखें, ये भी चीज़ आपसे एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि डीप वाटर से अगर शैलो वाटर में जा रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो हमें पता है स्पीड और वेवलेंथ इफ़ेक्ट होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। डीप वाटर में आपके पास वेवलेंथ बड़ी होती है, तो इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। जैसे ही डीप वाटर से शैलो वाटर में आपके पास वेव्स आती हैं तो आपके पास वेवलेंथ कम हो जाती है, तो स्पीड भी आपके पास कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जब डीप वाटर से शैलो वाटर में वेव जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमने पढ़ा था टूवर्ड्स द नॉर्मल पे ही आपके पास स्पीड और वेवलेंथ कम होती है। और जब भी शैलो वाटर से डीप वाटर में वेव जाएगी तो आपके पास वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, मतलब आपके पास वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो एक हम लोगों ने देख लिया कि डीप वाटर से शैलो वाटर में आपके पास क्या होगा, बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? डेफिनेटली टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि डीप वाटर में वेवलेंथ और स्पीड ज़्यादा होती है, शैलो वाटर में आपके पास वेवलेंथ और स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जब भी वेव डीप से शैलोअर रीजन में जाएगी तो आपके पास बेंडिंग आप देखेंगे कि इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। डायफ्रैक्शन को भी हम देख सकते हैं, अगर हमने एक एज बना लिया, एक गैप हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, तो आप देखेंगे कि प्लेन आपके पास वेव आ रही थी और वो उस गैप से पास होने के बाद सर्कुलर वेव फ्रंट्स उनके बनना शुरू हो गए। वेवलेंथ इफ़ेक्ट नहीं होती यहाँ पर, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, ये चीज़ याद रखिएगा। गैप साइज जितना बढ़ाएंगे आप, आपकी स्प्रेड उतनी ही कम होना शुरू हो जाएगी और सर्कुलर वेव फ्रंट से प्लेन वेव फ्रंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो द अमाउंट ऑफ डायफ्रैक्शन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ अ गैप। अब वो साइज ऑफ अ गैप अगर आपके पास ज़्यादा हुआ तो डायफ्रैक्शन कम होगी, साइज ऑफ अ गैप कम हुआ तो डायफ्रैक्शन यानी कि स्प्रेड ज़्यादा होगी आपके वेव।
अब इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का भी रिलेशनशिप हम लोग अगर देखें तो हमारे पास वेव इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब जब देखें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप देखना है तो ये दोनों सेम साइड पर हैं, तो कोई भी एक क्वांटिटी को दूसरे साइड पे हम लोग भेजते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप निकालने के लिए आप जिन दो चीज़ों का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए, और जिस चीज़ का काम नहीं है उस चीज़ को एलिमिनेट कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ आपके पास न्यूमिनेटर में और फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होगी, और वाइस वर्सा, मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे पहले हम स्पीड और वेवलेंथ, मतलब वेव स्पीड और वेवलेंथ का रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, जो कि डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपके पास लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप देखा तो वो आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। तो हायर द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर विल बी द वेवलेंथ, और लोअर द फ्रीक्वेंसी लॉन्गर विल बी द वेवलेंथ। तो ये चीज़ आपने इन रिलेशनशिप्स को भी अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखें, जितनी लो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ उतनी ही बड़ी है, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ उतनी ही छोटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो आपको समझ में आए गए होंगे। और अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन क्यूरीज़ को रिज़ॉल्व कर सकूं, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।